बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। G20 ये ग्रुप ऑफ 20 है ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड द डेवलप्ड कंट्रीज। असल में दुनिया को पहले फाइनेंशियली कमर्शियली जो मैनेज करता था ग्रुप, दैट वाज G7। ये जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस, तो इसमें चाइना और रशिया को शामिल नहीं इन्होंने किया था। लेकिन दुनिया के कई वैसे मसाइल पैदा हुए, जैसे कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ 1995 ऑनवर्ड साउथ ईस्ट एशिया में। उसके फिर डोमिनो इफेक्ट होता है, रेपरकशंस होती हैं वर्ल्ड ओवर। अगरचे हुआ तो आसियान कंट्रीज में, पर्टिकुलरली थाईलैंड एंड अराउंड, लेकिन उसके असरात हुए। फिर 2007-8 में इकोनॉमिक टर्माइल या मेल्ट डाउन उसे कहते हैं, वो आया। फिर इसी तरह एक इकोनॉमिक सेशन में राइट नाउ वर्ड है, कोरोना पैंडेमिक से इसका स्टार्ट होता है। तो ये जो शॉक्स लगे हैं फाइनेंशियल कमर्शियल दुनिया को, ये सारे मुल्क मुतासर होते हैं। तो यूं देखा गया इन्होंने कि ये जो हम साथ हैं, हम दुनिया को फाइनेंशियली स्टेबल करने में कामयाब नहीं हुए। इन द मीन टाइम कई और इकोनॉमीज अमर्ज कर गई, जिसमें इंडिया पर्टिकुलरली, चाइना उसमें शामिल G7 में नहीं था, इंडिया भी नहीं था, रशिया भी, इसको भी निकाल दिया गया था। ब्राजील अमर्ज हुआ, यानी ये जो ब्रिक्स इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, साउथ अफ्रीका, देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल, इंडोनेशिया, टर्की, इस्लामिक वर्ल्ड में से सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल है, तो अर्जेंटीना। तो व्हाई नॉट टू एसोसिएट अदर अमर्ज्ड इकोनॉमीज। और दुनिया के मामला जब हम तय करें फाइनेंशियल और ट्रेड रिलेटेड, तो हम इनको एसोसिएट करें, इसलिए कि दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग मेजर रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक बिल्डअप और वर्ल्ड कमर्शियल और द फाइनेंशियल सेटअप, इसमें इनका रोल बढ़ गया है। तो दिस वाज द बैकग्राउंड दिस G20 केम इनटू बीइंग। इसकी मीटिंग हो रही है 9-10 सितंबर को न्यू दिल्ली में। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो इसमें एक चीज आई है कि जो ज्यादा प्रोमिनेंट हुई है, कि दुनिया में एक डिवीजन और डाइवर्जेंस देखने में आई है। कि इस मीटिंग में जो बाइडेन ऑलरेडी आ गए, लेकिन दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इसमें शरीक नहीं हो रही, एक शी जिनपिंग और एक पुतिन। अपने वो नुमाइंदे के तौर पर सब्स्टिट्यूट भेज रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना भी आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उससे पहले बाली में ये मीटिंग G20 की हुई थी पिछले साल, तो वहां शी जिनपिंग गए थे और शी जिनपिंग की वो बाइडेन से मुलाकात भी हुई थी। लेकिन एक साल में हालात थोड़े से ऐसे हो गए कि इसमें शामिल होना शी जिनपिंग ने जरूरी नहीं समझा। तो ये एक बताती है कि थोड़ी सी वर्ल्ड में डाइवर्जेंस और क्लीवेज डेवलप हुई है। आज हम देख रहा था कि जो बाइडेन इंडिया पहुंचे हैं, तो जो उनका बयान है वो कह रहे हैं कि हम जो है दुनिया में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे, और हम डेवलपिंग वर्ल्ड को बेटर टर्म्स पर अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे टू काउंटर चाइना। यानी ये गोया कि उनके इल्म में है कि चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत दुनिया की सारी ऑलमोस्ट डेवलपिंग वर्ल्ड को साथ एसोसिएट कर गया है, और जिससे उसकी इकोनॉमी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सपेंड हुआ। तो दैट इज ए ग्रेट चैलेंज। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये भी कहा, जो बाइडेन ने, कि जो इंडिया है ये 21st सेंचुरी में हमारा एक क्रिटिकल पार्टनर रहेगा, और रीजनल लेवल पर ये एक इम्पोर्टेंट हमारा पार्टनर है टू काउंटर चाइना। यानी ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। यूं लगता है कि वेर एवर दे गो दे से वन थिंग, दैट वी हैव टू कंटेन चाइना। ये चीज अभी से नहीं, कई सालों से वो कह रहे हैं कि वी आर टू कंटेन चाइना।
इसके लिए उन्होंने ऑकस भी बनाया, क्वाड भी बनाया, और इससे पहले इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनाया। तो ऑल एफर्ट्स आर गोइंग ऑन, बट साइमल्टेनियसली अगर आप एनालिसिस करें तो देखेंगे कि चाइना एमर्ज करता जा रहा है। इट मीन्स कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं जो उनके काबू में नहीं आ रही, या जिसमें चाइना कंपेटिटिवली बेटर रोल प्ले कर रहा है। अब वो कहते हैं कि हम वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से अच्छी टर्म्स पर हम आगे जाएंगे, और हम डेवलपिंग वर्ल्ड को उनके मसाइल को एड्रेस करेंगे, पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे। अमेरिका G7 के साथ आगे मूव करना चाहता है इस डायरेक्शन में, लेकिन खुद अमेरिका और जो यूरोप के इसके अलाइज हैं वो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं। पर्टिकुलरली यूरोप जो है उसके हालात अच्छे नहीं हैं, कि यूक्रेन वार ने उसको बहुत बुरी तरह मुतासर किया। गोया कि दुनिया जो है कन्फ्रंटेशनल मोड में है, यानी जो हम कहते हैं कि एक रिप्रोचमेंट इरा में एंटर होना चाहिए, फाइटिंग मोड से निकलना चाहिए, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन मोड में चलना चाहिए। जिस तरह के ये जो G20 की समिट है, इसका जो स्लोगन रखा वो रखा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। काश के ये चीजें हो जाएं, लेकिन खुद इसकी जो इस वक्त प्रेजेंस बता रही है कि उसमें दो बड़े मुल्कों के सरबराह नहीं आ रहे। वन फैमिली का कॉन्सेप्ट तो खत्म किया जा रहा है, और चाइना कंटेनमेंट की बातें हो रही हैं इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द समिट। जंग जो है असल में इकोनॉमिक जंग है दुनिया में। हमेशा से जो जंग रही है बेसिकली एट इट्स रूट्स वो इकोनॉमिक जंग होती है। इस वक्त जो कम से कम सिविलाइजेशनल फॉल्ट लाइन पर जंगों का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉलोनियल इरा से लेकर अब तक आप देखें, दैट वाज ऑल इकोनॉमिक वॉरफेयर। इवन मैं कहता हूं कि चंगेज खां भी किसी आइडियोलॉजी को लेकर आगे नहीं जा रहा था, वो सारा लूट मार और प्लंडर था। दैट वाज आल्सो इकोनॉमिक्स एट द बेस। या इवन इनकी दो बड़ी जंगें, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, वो कोई रिलीजियस जंगें नहीं थी, ना सिविलाइजेशनल फॉल्ट लाइन पर हुई। इकोनॉमिक्स एट द बेस। राइट नाउ ये दुनिया में G7 बना, G20, न्यू कोलोनियलिज्म आया, एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स एट द बेस। बात में जो करना चाहता था वो ये है कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर इकोनॉमिक वार है, और इकोनॉमिक वार में होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को दुनिया में फरोख्त करना चाहते हैं। अगर आप वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं एट लो प्राइस, तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस बिकेगी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है वर्ल्ड में। तो चाइना को वैसे compete क्यों ना किया जाए कि आप भी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आए, उसको compete करें। उस पर डिफरेंट एलिगेशन लगाना, उसको प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स कहना, डेट पॉलिसी कहना, या एक और लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल वो कोर्सिव लैंडिंग प्रैक्टिसेस, कि चाइना के हम जो कोर्सिव लैंडिंग प्रैक्टिसेस हैं टुवर्ड्स द डेवलपिंग वर्ल्ड उसको काउंटर करेंगे। तो कीजिए, जैसे कि वो B3W लेकर आए, तो B3W अभी तक तो टेक ऑफ नहीं कर सका। ये जो माजी के अंदाज हैं कि कोर्सिव मीन्स को इस्तेमाल करना, जिस तरह कॉलोनियल ईरा में हुआ कि उनकी इकोनॉमिक जो एक्सपीडियंसी थी उसके पेश नजर उन्होंने गरीब ममालिक पर कब्जा कर लिया जाकर, कि जी ये हमारी नेशनल इंटरेस्ट में है। कॉलोनी का मकसद क्या था? इसका रॉ मटेरियल सिर्फ हम ही खरीदेंगे और अपनी टर्म्स पर खरीदेंगे, अपनी फिर मैन्युफैक्चर गुड्स यहाँ फरोख्त करेंगे, अपनी टर्म्स पर फरोख्त करेंगे, कोई कंपटीटर तो होगा नहीं। ये क्या है? ये सारा एक्सप्लॉयटेटिव स्टाइल था। उसी के ये रेपरकशंस हैं या मैनिफेस्टेशंस हैं, उसी के ऑफशूट्स हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ब्रेटन वुड के तहत, IMF, वर्ल्ड बैंक, इसको चूंकि इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट USA कर रहा था, तो अकॉर्डिंगली वो इसको कंट्रोल कर रहा था। तो सारे ग्लोब का फाइनेंशियल सेटअप इन्हीं के कंट्रोल में था। जब चाइना मर्ज हुआ तो उसने पहला काम यही किया कि चाइना और ब्रिक्स ने मिलकर इन्होंने दो बैंक नए बनाए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, फिर ब्रिक्स के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक,
ये सारा अगर मिलाया जाए तो वर्ल्ड बैंक के कोई 60-70% के करीब इसकी वर्थ है। इसी को उन्होंने चैलेंज समझा। मकसद ये है कि डेवलपिंग वर्ल्ड को आपने लोन देने हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए उनको सपोर्ट करना है तो आप कीजिए, लेकिन ये है कि हम ब्लॉक करें दूसरे को, कंटेन करें। कंटेनमेंट का जो लफ्ज है इटसेल्फ ही लॉजिक में या एक जस्ट बुनियादों पर जब आप एनालिसिस करेंगे तो आई हैव एन ऑब्जेक्शन विद द वर्ड ऑफ कंटेन। देखें, इसी तरह पॉलिटिकल स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। अगर किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आप पसंद नहीं करते, जब तक वो कोर्सिवली नहीं इम्पोज करता, उसके खिलाफ फाइट नहीं बनती। कोर्शन के खिलाफ फाइट बनती है, क्योंकि कोर्शन इटसेल्फ एक एक्सप्लॉयटेटिव स्टाइल होता है। लेकिन अगर कोई कंट्री विलिंगली किसी स्कूल ऑफ थॉट को एक्सेप्ट करता है या विलिंगली किसी के साथ कोऑपरेट करता है, उसके इकोनॉमिक मॉडल में जाता है विलिंगली, तो फिर कंटेन करने के लिए कोई मेथड इस्तेमाल करना कि ये ना दुनिया उधर जाए, इस वजह से दुनिया में कन्फ्रंटेशन होती हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि इससे ये फिर जंगों पर मुंतज होती हैं और उसके अल्टीमेट जो विक्टिम होता है वो इंसानियत होती है। ये मैं बात यहां खत्म करूंगा कि यूक्रेन की वार में हु इज द लूजर? वो यूक्रेनियंस जो उस जमीन पर पैदा हुए, जवान हुए, आज वो जंग में काम आ रहे हैं। बड़े मुल्कों की जंग है अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, बट द लूजर इज द पुअर चैप of the Ukraine.